तो हुण मैं अज दे जिहड़े साडे चीफ गैसट आ उन्हां नूं तुहाडे नाल रूबरू करावां। उन्हां बारे दो चार गल्लां जिहड़ियां जरूरी सांझियां करनियां। डॉक्टर अनवर पातशाह जी जिवें आपां सारिआं नूं पता कि अज दे अपने समागम के मुख मेहमान आ, उन्हां दा संखेप जिहा परिचा जिन्ना कि मैनूं समझ आई उन्हां बारे पढ़ के वो तुहाडे नाल जरूर साझा करना चाहुंदा। उन्हां दा पूरा नाम है डॉक्टर सैयद मुहम्मद अनवर आलम, प्रोफैसर अते चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज स्कूल ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी नवी दिल्ली, जिन्हां नूं साहित्य की दुनिया में अनवर पातशाह नाल जाणिया जाता है। वो एक आलमी शोहरत याफ्ता विद्वान हैं जो उर्दू भाषा ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ घट गिणती सिक्ख्या के खेत्र में खास महारत रखते हैं। एक गंभीर ਅਤੇ समर्पित अकादमिक होने के नाते उन्हां दा रिसर्च काम सिक्ख्या ਅਤੇ सभ्याचार तरक्की ਲਈ स्वैदेशी दृष्टिकोण ते केंद्रित है, खास करके कमज़ोर वर्गां ਅਤੇ घट गिणती वर्गां ਲਈ। प्रोफैसर अनवर पातशाह जी ने अपनी पोस्ट ग्रैजुएट सिक्ख्या जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी तो प्राप्त की। उस यूनीवर्सिटी में एमफिल ਅਤੇ PhD वो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज ਅਤੇ स्कॉलर रहे। उन्होंने साहित्य ਅਤੇ सभ्याचार अध्ययन के खेत्र में स्वैदेशी सभ्याचार ਅਤੇ समाजिक दृष्टिकोण ਲਈ सन्मान ਅਤੇ ख्याति हासिल की। पातशाह जी ने 1996 में JNU यूनीवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर अपन सेवावां दित्तियां। 2004 में एसोसीएट प्रोफैसर और 2010 में प्रोफैसर बने। उन्होंने उर्दू साहित्य ਅਤੇ भाषा के समाज सभ्याचारक पक्षां ते अद्धी दर्जन तो वध किताबां लिखियां हैं। उन्होंने अकादमिक इंटरनैशनल लैवल ते 100 तो वध पेपर पढ़े हैं और प्रकाशित किए हैं। वो देशों विदेशों में अलग अलग यूनीवर्सिटियों में हुण तक सैकड़े पेपर पढ़ चुके हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और फलसफे का डूंघा ज्ञान रखते हैं। इस तो इलावा होर भी अनेकों संस्थावां में काम कर चुके हैं। पूरे विश्व के जिथे भी किते प्रगतिशील लोग काम करते हैं, समाज के समानता स्वतंत्रता भाईचारे वाला समाज सिरजण लई यतनशील हैं, वो सारे दुनिया भर के बुद्धिजीवी लोग अनवर पातशाह जी को अपने अंतरराष्ट्रीय समागमां दे विच अंतरराष्ट्रीय सैमीनारां दे विच बतौर मुख मेहमान बुलाते रहते हैं। तो अज का जिहड़ा प्रोग्राम है जिहदे असीं विशेष तौर पर उन्होंने मुख मेहमान बुलाया। अज उन्होंने 4 प्रोग्राम सी, पर साडी बेनती नूं नहीं स्वीकार करदिआं वो चारे प्रोग्राम जिहड़े आ वो कैंसल किए। तो इस प्रोग्राम नूं पहल के आधार के उत्ते स्वीकार किया। तो साडे लई अम्बेडकर मिशन सोसाइटी लई माण अते फकर वाली गल आ, क्योंकि वो 2017 दे विच भी इस मंच तो संबोधन कर चुके हैं। तो एक लास्ट दे विच एक शेर दे नाल मैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराऊँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि भी आ, बहुत अच्छी गज़ल लिखते उर्दू दे विच। तो पातशाह साहब की नज़र एक शेर है, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। तो पातशाह साहब को बेनती है कि अपनी गल रखन। अनवर पातशाह जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक इजाज़त लेना चाहता हूं कि मैं इस मामले में बदनसीब हूं कि मैं पंजाबी समझ तो सकता हूं लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू अपनी बात उर्दू हिंदी जो मिली जुली भाषा है उसमें रखूं। इजाज़त है आप लोगों की तरफ से? बहुत शुक्रिया। अभी जब परिचय करा रहे थे तो मेरे जहन में मेरा ही अपना एक शेर आ रहा था कि जब भी देखा है आईना मैंने खुद को पाया है अजनबी जैसा। मैं ये सोच रहा था कि ये किसको बुला रहे हैं, किसका परिचय करा रहे हैं, मैं भी ज़रा उनसे मिलूं। मेरे अंदर भी इश्तियाक पैदा हो रहा था। मैं एक मामूली सा बाबा साहब का आशिक हूँ, उनका शायदाई हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ
उनके विचारों से प्रेम करता हूँ, उनके विचारों का मैं शदाई हूँ, आशिक हूँ। बस इतना सा परिचय मेरा काफ़ी है। इस परिचय से बड़ा कोई परिचय मेरे लिए नहीं हो सकता। बाबा साहब से अपना संबंध बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बरकत है किसी भी शख्स के लिए, बहुत बड़ी अज़मत है किसी भी शख्स के लिए। इसलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन तमाम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का, अंबेडकर भवन ट्रस्ट, अंबेडकर मिशन सोसाइटी और समता सैनिक दल, कि आपने मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका दिया। सौभाग्य मुझे आपने ये मौका सौभाग्य का मुझे आपने दिया कि मैं आज आपके निमंत्रण पे, आपकी गुजारिश पे मैं यहाँ हाजिर हूँ। मुझे याद आता है कि 2017 में मैं इसी दिन पे 14 अप्रैल को, जो बाबा साहब की जयंती है, जयंती का दिन है, मैं यहाँ हाजिर हुआ था। लेकिन एक कमी खटक रही थी, अभी यहाँ खटक रही है, क्योंकि मैं हाजिर हुआ था बाबा साहब के एक सच्चे सिपाही, उनके अनुयायी LR बाली साहब की आदेश पर, उनके हुक्म पे मैं यहाँ हाजिर हुआ था। उनसे मेरी मुलाकात कुछ ऐसे ही आयोजनों में हुआ था, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और उनसे जो विचारों का आदान प्रदान हुआ था, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मुझे मिला था। और उन्होंने जब मुझे हुक्म दिया कि मैं इस मौके पर यहाँ हाजिर हूँ, तो मैं 2017 में यहाँ आया था, पहली बार यहाँ आया था। पंजाब की सरजमीन यूँ भी बड़ी अजीम सी सरजमीन है। गुरु नानक जी की ये सरजमीन हम सब के लिए बहुत ही मुक़द्दस सरजमीन है। इनकलाब और शहादत के हवाले से अगर देखें तो शहीद आज़म भगत सिंह की भी ये सरजमीन है। ऋषियों, मुनियों, संतों और सूफियों की सरजमीन है पंजाब। जालंधर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर भवन का क़याम एक ख़ास तरह के इतिहास की तरफ हमें ले जाता है। जाहिर है कि मेरी नज़र में, बल्कि हम सब की नज़र में, बाबा साहब रियल सेंस में आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे उसमें। गांधी जी का नेतृत्व था उस आज़ादी की लड़ाई। इस देश को एक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था उन्होंने। आज़ादी के पैगाम को गांव गांव पहुंचाया था उन्होंने। लेकिन आज़ादी के बाद कैसा राष्ट्र होगा, कैसा हमारा देश होगा, कैसा हमारा समाज होगा, इस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया भी जारी थी। आज़ादी के उस संग्राम की उस लड़ाई में अलग अलग विचार थे लोगों के, अलग अलग ख्वाब थे लोगों के। इस राष्ट्र को एक दिशा देने की अलग अलग लोगों की कोशिश थी। हर तरह के लोग थे। वो लोग भी थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन आज़ाद भारत को ख़ास रंग में रंगना चाहते थे। आज़ादी में शरीक नहीं थे वो, कोई शहादत नहीं दी उन्होंने, कोई जेल नहीं गया उनमें से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को एक अलग रंग में रंगने की कोशिश, एक अलग तरह की व्यवस्था, एक अलग तरह का निज़ाम बनाने की कोशिश की गई थी। बाबा साहब उस दौर के तमाम लीडरों से बहुत आगे थे अपनी दृष्टि के हवाले से। वो एक ऐसी दृष्टि रखते थे, एक ऐसी विचारधारा को वो मानते थे जो आधुनिकता पर आधारित विचारधारा थी। आपने बात की साइंटिफिक टेम्परामेंट की। अभी जाहिर है कि हमारे पासला साहब ने बड़ी तफसील से अपनी गुफ्तगू की। जी चाहता था कि उनको सुनता ही जाऊं। उन्होंने एक ज़िंदगी
समाज सेवा में गुजार दिया है। एक वैज्ञानिक दृष्टि वाले विचारधारा से अपने आप को जोड़े रखा उन्होंने। मैं उनको सुन रहा था बहुत ही गौर से, और मुझे लगता है कि आपके बोलने के बाद शायद गुंजाइश बहुत कम रह गई, कुछ और बोला जाए। बहुत सारी बातें जो आप कह सकते थे वो मैं नहीं कह सकता। जो इस वक्त देश की जो स्थिति है, इस वक्त हमारी बोलने की आज़ादी की जो स्थिति है इस समय, बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर एक आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम उस आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर पाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एक देश, एक समाज, एक राष्ट्र वो चाहते थे। वो किसी अंधविश्वास के कायल नहीं थे, किसी धर्मांधता के कायल नहीं थे। वो चाहते थे कि आने वाली जो दुनिया है, आने वाला जो दौर है, वो विज्ञान का दौर होगा। विज्ञान तो हर दौर में रहा, विज्ञान की अहमियत हर दौर में थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों की कमी थी। रेनेसां के बाद यूरोप में जितनी भी तरक्की हुई, जो भी विकास हुआ, वो सिर्फ विज्ञान के बल पर हुआ। और दूसरी तरफ हम आज भी उलझे हुए हैं धर्मांधता में। अंधविश्वास को फैलाने में हम उलझे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द बाबाओं की दुकानें खूब चल रही हैं। वो हमारे अंधविश्वास में और इजाफा करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि वो जलती पर तेल डालने का काम करते हैं, अंधविश्वास को और भड़काना चाहते हैं। बाबा साहब उस अंधविश्वास के विरोधी थे। वैज्ञानिकता पर आधारित, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित समाज चाहते थे, व्यक्ति चाहते थे, राष्ट्र चाहते थे जो वैज्ञानिकता पर आधारित हो। आधुनिक भारत का जो ख्वाब देखा था बाबा साहब ने, वो उस दौर के तमाम नेताओं से अलग एक ख्वाब था। मानवता पर आधारित ख्वाब था, समानता पर आधारित ख्वाब था, हर तरह के भेदभाव से आजाद देश और राष्ट्र के निर्माण का ख्वाब था। बाकी लोग सियासत के पीछे भाग रहे थे। पानी जरा समझे। लेकिन बाबा साहब सियासत के पीछे भागने वाले लोगों में से नहीं थे। सियासत को दिशा देने वाले थे। अगरचे उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उस पार्टी के उसूल, उसके सिद्धांत बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो सत्ता हासिल करने वाली सियासत नहीं करना चाहते थे। सत्ता हासिल करना और सत्ता का एक तरह से गुलाम बना देना समाज को, देश को, बाय हुक और क्रूक सत्ता में विराजमान रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाना, ये जो आज स्थिति हमारे सामने है, बाबा साहब का ये नजरिया नहीं था। बाबा साहब के लिए सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाबा साहब के लिए समाज का एक ऐसे समाज का निर्माण उनका उद्देश्य था, उनका सपना था, जहां बराबरी हो, समानता हो, कोई भेदभाव नहीं हो, वैज्ञानिक सोच हो, शिक्षा हो, सबों के समान अधिकार हो, कोई किसी से कम या कोई किसी से ज्यादा ना हो। ये उनकी विचारधारा थी। उस पर आधारित एक समाज चाहते थे। सत्ता में तो आप आ सकते हैं, लेकिन समाज को इन चीजों से सजाना, समाज में शिक्षा हो, समानता हो, बराबर का अधिकार हो, हर तरह के भेदभाव का खात्मा हो, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, यह बाबा साहब का सपना था। मैं जब सोचता हूं बाबा साहब के बारे में, उनको जितना पढ़ता हूं, मुझ पर मेरी अपनी अज्ञानता और ज्यादा खुलती चली जाती है। क्या हम लोग जो कुछ जानते हैं बहुत कम है, कुछ नहीं है बाबा साहब के सामने, उनके ज्ञान के सामने, उनके दृष्टिकोण के सामने। हम आज 21वीं सदी में हैं।
लेकिन फिर भी बाबा साहब की सोच का मुकाबला कर पाना, उनके विचारों का मुकाबला कर पाना हमारे बस का नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूं कि हजारों साल से चली आ रही जो असमानता हमारे समाज में रही है, हमारे देश, हमारे राष्ट्र में रही है, इस दुनिया में रही है, इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। यह सच है कि तथागत बुद्ध ने सबसे पहले इस असमानता पर आधारित व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया था, धर्मांधता को चैलेंज करने का काम किया था तथागत बुद्ध ने। यह श्रेय उनको जाता है। हजारों साल पहले उन्होंने वो दृष्टि देने की कोशिश की थी समाज को, जिस दृष्टि पर चलकर आज भारत के बाहर के देश विकास के शिखर पर पहुंच रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट अख्तियार करके विकास के शिखर पर जा रहे हैं। और वो दृष्टिकोण जो इसी देश में पनपा, उसी देश में बढ़ा, जो दिया तथागत बुद्ध ने, सत्य का प्रकाश का जो एक दृष्टि थी, सच्चाई की जो दृष्टि थी, तथागत कहते ही सत्य के प्रकाश को फैलाने वाले को, हमने अपने ही देश में उस दृष्टि को, उस विचार को खत्म कर दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया हमने। दुनिया की एक बड़ी आबादी आज बुद्ध धर्म को मानने वाली आबादी है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, आपने बताया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बाद बुद्धिज्म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। इसके मानने वाले, इसके अनुयायी दुनिया में पड़े। उनके बाद बहुत बाद के दौर में सूफियों संतों ने उस विचारधारा, उस दृष्टि को आम करने की कोशिश की। कबीर के यहाँ आप देखेंगे, नामदेव के यहाँ आप देखेंगे, गुरु रविदास के यहाँ आप देखेंगे, और इंसानियत का पैगाम देने वाले एक बेहद महान पुरुष, महान रहनुमा, रहबर गुरु नानक जी को देखेंगे आप। उन्होंने उन सबको सहेजा, गुरु ग्रंथ साहब में उन तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश की उन्होंने। बाबा फरीद से लेकर और तमाम दूसरे लोगों को के कलाम को उन्होंने उसमें शामिल किया, क्योंकि वो जानते थे, वो खुद सत्य के रास्ते पर चलने वाले थे। जहां जहां भी सत्य के रास्ते में प्रकाश जहां जहां उनको मिलता गया, उसको उन्होंने समेटने की कोशिश की, मानवता के एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश की जो जाहिर है उस बटे हुए समाज में बहुत महत्वपूर्ण था। उस दौर के उस समाज में उनकी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन अगर हम आधुनिक दौर की तरफ आते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर या उनसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्हीं लोगों ने आखिर इस पहलू पर गौर क्यों किया? उन्हीं को इसकी चिंता क्यों थी? ये नाबराबरी क्यों समाज में है, इसकी चिंता उन्हीं को क्यों हुई? हम तो बड़ा गर्व करते हैं सभ्य समाज होने का, अपनी परंपरा, अपने इतिहास का बहुत हमें गर्व है, बहुत सभ्य होने का दावा करते हैं, श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। ये कौन सी श्रेष्ठता है कि अपने ही समाज के लोगों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाए, हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाए, उन्हें मनुष्य न समझा जाए? इसी समाज में ये सब कुछ था। और आज भी ऐसा नहीं कि वो सब खत्म हो गया है, आज भी फिर उसी तरफ ढकेलने की कोशिश हो रही है। हमने बाबा साहब के संविधान के जरिए जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ हासिल किया है, उसको भी छीनने की कोशिश आज हो रही है कुछ शक्तियों की तरफ से। तो आखिर ये बाबा साहब को क्यों जरूरत पड़ी? यह हमारे असभ्य होने की निशानी है। हमने एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया, समानता पर आधारित, बराबरी पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, एकता पर आधारित समाज हम नहीं बना पाए। यह हमारी कमी थी। बाबा साहब ने उस कमी को पूरा किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी, पता नहीं आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, गुलामगिरी जो उनकी किताब थी, वो सबसे पहली ऐसी चिंगारी थी जो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहली चिंगारी रोशन करने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। औरतों की शिक्षा का सबसे पहला जो चिराग रोशन करने का काम किया था, वो माता सावित्रीबाई फूले ने किया था। और उनके सहयोगी शेख फातिमा शेख जो थी, उनके भाई थे। यह समाज जो इस बात के लिए राजी नहीं था
कि स्त्रियों को, लड़कियों को और खासतौर से वंचित समाज की लड़कियों को भी तालीम हासिल करना चाहिए, उसके लिए तैयार नहीं था ये समाज। कितनी प्रताड़ना बर्दाश्त करनी पड़ी थी, बाबा साहब को कितना संघर्ष करना पड़ा था, कितनी प्रताड़ना बर्दाश्त करनी पड़ी थी शिक्षा के लिए। खुद उन्होंने जो शिक्षा अर्जित की थी उसमें रास्ते में तरह तरह के रोड़े अटकाने का काम उस समाज ने किया था कि एक वंचित समाज का व्यक्ति कैसे तालीम हासिल कर सकता है, कैसे हमारी बराबरी कर सकता है। यह बर्दाश्त नहीं था उस समाज को। बाबा साहब ने अपने संघर्षों से यह साबित किया कि समाज का अंधेरा एक तरफ, रोशनी की एक चिंगारी एक तरफ, एक चिराग पूरे अंधेरे को चैलेंज करने के लिए काफी होता है। चिराग अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा चिराग से डरता है होती है। इसलिए वो मशल, वो चिराग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, उसको भी बुझाने की कोशिश लगातार हो रही है। हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें उन पैतरों, उन हथकंडों को समझने की जरूरत है, किस किस तरह से वो उस चिराग को बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। बाबा साहब ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, जो हमें अधिकार दिया, क्या था सपना बाबा साहब का? एक ऐसी व्यवस्था हो लोकतांत्रिक, एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में बने। उन्होंने एक आदर्श पर आधारित हमें संविधान दिया। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के तमाम संविधानों से बेहतर संविधान हमारा है। और बाबा साहब का ये उनका कमाल है, ये श्रेय उनको जाता है। और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स थे, लर्नेड लोग थे, बैरिस्ट्री करवर के आए हुए थे कई लोग बाहर से। बाबा साहब ने बैरिस्ट्री से ज्यादा बेहतर पीएचडी किया उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अर्थशास्त्र में, कानून में, फिर लंदन से उन्होंने डिग्री हासिल की। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस दौर में बाबा साहब का मुकाबला करने वाला कोई भी बुद्धिजीवी, कोई स्कॉलर, कोई भी लर्नेड मैन, कोई लीडर नहीं था। सब बैरिस्ट्री करके आके यहां सियासत का जो हलवा है उसको खाने के लिए सामान बनाने लगे उसका। आजाद भारत में कैसे हम सत्ता का जो बालाई कहते हैं ना, मलाई कैसे चाबेंगे, ज्यादातर लोगों को इसकी चिंता थी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि उनको तख्त में सजा करके दे दिया गया था। वो समाज जो वंचित समाज से आए हुए एक व्यक्ति के उस ज्ञान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी बाबा साहब ने कि हमारे बगैर संविधान नहीं बन सकता भारत का। आजाद भारत का संविधान बाबा साहब के बगैर नहीं बन सकता था, क्योंकि बाबा साहब से ज्यादा बेहतर दृष्टिकोण रखने वाला, दुनिया विश्व को समझने वाला, विश्व की व्यवस्था को समझने वाला, हिंदुस्तान अपने भारत की व्यवस्था को समझने वाला, सामाजिक संरचना को समझने वाला, इतनी गहराई के साथ वैसी दृष्टि रखने वाला कोई लीडर नहीं था। लीडर्स थे उस जमाने में, लेकिन वो एक संकीर्ण अपने अपने दायरे में बंद थे। बाबा साहब उस दायरे से बाहर निकलकर एक बड़े समंदर की तरह अपने ज्ञान को इस देश में बांटना चाहते थे। उनको बनाया गया, बने वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, मसौदा कमेटी के चेयरमैन। मैं तो कभी कभी कहता हूं फजल साहब के अगर बाबा साहब के नेतृत्व में भारत होता उस समय पूरी तरह से, और बाबा साहब के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई होती पहले 2-3-4 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले, तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। भारत का बंटवारा नहीं होता अगर बाबा साहब का नेतृत्व होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारा बन चुका होता, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनी थी, जो असेंबली बनी थी, बाबा साहब को उस मसौदा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, अगर ये सब हो चुका होता और एक संविधान बनकर तैयार हो गया होता, तो शायद इस देश का बंटवारा कभी नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब किसी धर्म, किसी जाति,
किसी वर्ग, किसी क्षेत्र से अपने आप को बांध कर नहीं रखा था उन्होंने। बाबा साहब सबके बाबा साहब थे। मुसलमानों के बाबा साहब थे, हिंदुओं के बाबा साहब थे, सिखों के बाबा साहब थे, क्रिश्चियंस के बाबा साहब। बाबा साहब सबके हैं। बाकी लोगों ने अपने आप को अलग अलग कुएं का मेढक बना लिया था। बहुत सारी रिफॉर्म की आंदोलन चले थे, रिफॉर्म के आंदोलन उस जमाने में चल रहा था, ब्रिटिश पीरियड में, उससे पहले। सबको अपने अपने वर्ग, अपने अपने समाज, अपनी अपनी जाति, अपने अपने जो धर्म के लोग थे, उन्हीं की वेलफेयर की सबको फिक्र ज्यादा थी। अलग अलग दुकानें सबने खोल रखी थी। बाबा साहब ने उन तमाम दुकानों को ध्वस्त करते हुए सबको समेटने की कोशिश की। सबके वेलफेयर और सबके अधिकारों का ध्यान रखा उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए आप। एक रत्ती बराबर कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार किसी का कम नहीं है और न किसी का ज्यादा है। सबको बराबर अधिकार बाबा साहब ने सुनिश्चित किया। हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र, हर धर्म के मानने वाले लोगों को, हर कल्चर के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने। ये विचार, ये दृष्टि दूसरों के पास नहीं थी। सिर्फ बाबा साहब ये काम कर सकते थे, दे सकते थे, उन्होंने दिया। महिलाओं के लिए बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला। हमारे देश में आम आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वंचित समाज से आने वाले लोगों को अधिकार नहीं था। शोषित समाज से आने वाले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश पीरियड में जो चुनाव की जो व्यवस्था थी, उसमें जो वोट डाले जाते थे, वो सबको अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब ने सुनिश्चित किया कि नहीं, एक लोकतंत्र में हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सबके अधिकार बराबर हो। राजा का भी एक ही वोट होगा, रंग का भी एक ही वोट होगा, राष्ट्रपति का भी एक ही वोट होगा, रिक्शा चलाने वाले का भी एक ही वोट होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी एक ही वोट होगा और सड़क पर रहने वाले का भी एक ही वोट होगा। यह सुनिश्चित किया उन्होंने। यह बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था हमारे देश के लिए। इसकी धारणा बाबा साहब ने बनाई, इसकी कल्पना बाबा साहब ने की, और जो संविधान बना उस संविधान में उन्होंने इसको सुनिश्चित किया। बाबा साहब भी चाहते थे। ये अलग बात है कि हमने बाबा साहब को फेल कर दिया, हमने उनको नाकाम कर दिया, उनके मिशन को नाकाम कर दिया, उनके कल्पना, उनके तस्वुर को हमने नाकाम कर दिया। जो डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो उनको कल्पना थी, हमने उसको साकार नहीं होने दिया। हमने वोट को समझ लिया कि सरकार बनाने का सिर्फ एक मशीन हमारी नहीं। बाबा साहब चाहते थे कि वो समाज जो बहुजन समाज है, जो आदिवासी है, जो एससी एसटी है, एससी है, एसटी हैं, और जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, इन सब के अधिकारों को सुनिश्चित करके बाबा साहब चाहते थे कि ये वो तबका है जो इस देश की 85% आबादी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। 85% जो आबादी इस देश की है वो इन्हीं तबकों पर आधारित है। आप इमेजिन कीजिए कि ये 85% जो आबादी वाला तबका है, ये जो कम्बिनेशन है एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का जो कम्बिनेशन है, अगर ये कम्बिनेशन साकार हो जाए, एक हो जाए, तो 10 और 15% वाले जिस तरह से गद्दी पर, शासन पर राज कर रहे हैं, नहीं करेंगे। वो उन्हें अपना झोला उठा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 85%, जमहूरियत में 85%, 85% जो आबादी है, उसका वर्चस्व, उसका दबदबा, उसका कायम होना एक बड़े इनकलाब की निशानी है। इस देश में इनकलाब आ जाएगा। ये मुट्ठी भर चंद उद्योगपति और जो कॉरपोरेट्स हैं, जिनके हाथों में हमारी सरकार इस वक्त बंदी बनकर रह गई है, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ये 10-15% लोग ही हैं जो ऐसी व्यवस्था को परवान चढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जो इस देश का शोषण करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं, 10% ऐसे लोग हैं। बहुत विकास की बातें की जाती हैं, जीडीपी की बातें की जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें की जाती हैं। क्या चंद लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ ही देश का ग्रोथ है? चंद कॉरपोरेट्स हाउसेस का इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास क्या पूरे देश का विकास हो सकता है? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है।
ये आर्थिक व्यवस्था है। बाबा साहब ने इसका सपना तो नहीं देखा था। तो ये 85% अगर एक हो जाए, इस व्यवस्था को उस रास्ते पर ले जाने के लिए सक्षम है जो बाबा साहब की कल्पना का, उनके सपने की व्यवस्था हो सकती थी। जाहिर है कि हम बाबा साहब के इस सपने को, उस कल्पना को साकार करने में नाकाम रहे, लेकिन जो चिंगारियां बाकी हैं, जो चिराग जला रखा है आप लोगों ने, ये जो आपने ट्रस्ट, ये मिशन जो आपने बना रखा है, ये समता दल जो आपने बना रखा है, ये वो मशाल है, वो चिराग है जो अंधेरों को जरूर एक दिन दूर कर रहेगी, बाबा साहब के सपनों को साकार करके रहेगी। बाबा साहब शिक्षा चाहते थे। बाबा साहब का नारा क्या था? एजुकेशन, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। जो समाज एजुकेटेड होगा, धर्मांधता के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें, नाबराबरी के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें, असमानता के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें, छुआछूत और भेदभाव की कोई जगह नहीं होगी उसमें। अगर ऐसी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, है हमारा शिक्षा व्यवस्था। जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग अपने आप को ये समझते थे कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब शिक्षा का प्रसार प्रचार होगा, तो उसके साथ साथ धर्मांधता खत्म होगी, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, ये जो भेदभाव की जो नीतियां हैं, ये जो मानसिकता है, ये परास्त हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमने बना रखी है। आज भी एक वंचित समाज का छात्र अगर पढ़ता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी करता है, करने जाता है, अपने 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 टैलेंट के बलबूते पर, ऐसे परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं इंस्टीट्यूशंस में कि उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। कई केसेस हैं हमारे पास, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां आत्महत्या करने पर विवश किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इस वर्ग का बच्चा पढ़ न सके। वो अपने टैलेंट के बेसिस पर कंपटीशन को पास करके आता है, दाखिला मिल लेता है वो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी जाती हैं, वो उसको रोहित बिमोला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हाल में बहुत सारे ऐसे सुसाइड के केसेस हुए हैं, लगातार सैकड़ों केसेस। और आप देखिए कितने सभ्य हम हैं कि बहुत प्रेशर के बाद, रोहित बिमोला के सुसाइड के बाद जो कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन की बुनियाद पर मजबूरन यूजीसी को एक रेगुलेशन जारी करना पड़ा कि इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बातें उसमें कही गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कही गई हैं। एक आंदोलन शुरू हो गया। होना तो ये चाहिए था कि उसका स्वागत किया जाता पूरे देश में। सभ्यता की डिमांड ये है, सिविलाइज्ड होने की डिमांड ये है कि पूरा देश उसका स्वागत करता, उस ऑर्डिनेंस का, सर्कुलर का। लेकिन आंदोलन शुरू हो गया, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। क्यों डरते हैं आप? यह आंदोलन शुरू करना इस बात की निशानी है, इस बात की अलामत है कि आप भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था को मजबूत रखना चाहते हैं, इंटैक्ट रखना चाहते हैं, भेदभाव खत्म नहीं करना चाहते हैं। वंचित समाज का एक बच्चा तमाम स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करके जब पहुंचता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो दाखिले में उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिजर्वेशन की सहूलत रहने के बावजूद, अधिकार है, मैं रिजर्वेशन को सहूलत नहीं मानता, वंचित समाज का अधिकार है, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया था। अगर इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि अगर नहीं होता आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में, तो कैसा समाज होता आज, कैसा समाज होता आज, किस तरह का राष्ट्र होता आज। बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि रखते थे। वो जानते थे कि जो मानसिकता है, ये मनुवादी जो मानसिकता है, वो आराम से नहीं बैठने वाली मानसिकता है। ये लोग अपनी साजिशें करते रहेंगे, इनकी जो बदनीयती है उसको ये लोग करते रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कम से कम एक सेक्शन, एक छोटा सा तबका, पूरी आबादी को नहीं दे दिया गया था वो, क्योंकि वो सब बाद में फॉर्मुलेट हुआ, परसेंटेज वगैरह ये सब बाद में फॉर्मुलेट हुआ। होना तो ये चाहिए था
कि हर तबके को 100% उसकी आबादी के हिसाब पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन 10% लोग चाहते हैं कि सब पर उन्हीं का अधिकार बना रहे। 100% अपने लिए चले आ रहे हैं रखते हुए हजारों साल से एक ऐसी व्यवस्था को चला रहे हैं जिसमें 100% रिजर्वेशन अगर किसी का है तो वो 10% आबादी वालों का ही है। हमारा जो जस्टिस का भी जो सिस्टम है उसको भी आप देखिए, जुडिशरी को भी देखिए, ये 50% की कैपिंग कर दी उन्होंने। क्या इसकी जरूरत है? वही लोग बैठे हुए हैं, जुडिशरी में उन्हीं का दबदबा है, ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं का दबदबा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह वही बैठे हुए हैं, हर संस्थान में वही बैठे हुए हैं। कितने वाइस चांसलर हैं देश में, कितनी यूनिवर्सिटीज के, कितने कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं जो वंचित समाज से आने वाले हैं, चंद को छोड़ करके। ये क्या साबित करता है कि आज भी वो मानसिकता जिंदा है, आज उस मानसिकता को परवरिश देने वाले लोग मौजूद हैं। मजबूरी में बाबा साहब के संविधान के दबाव के तहत वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करने को तैयार रहते हैं अपने 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 उस अधिकार को। बाबा साहब तो सबको अधिकार देना चाहते थे। बाबा साहब ने किसी के अधिकार का हनन नहीं किया, सवर्णों को भी अधिकार दिया उन्होंने, उनके लिए भी गुंजाइशें रखी उन्होंने। लेकिन वंचित समाज जिसके साथ नाइंसाफियां होती आ रही थी सदियों से, उस समाज का जो अधिकारों का हनन हुआ था, बाबा साहब उससे चिंतित थे और चाहते थे एक बराबरी पर आधारित समाज बन सके, बराबरी के अधिकारों पर एक व्यवस्था कायम हो सके। ये बाबा साहब का ख्वाब था। बाबा साहब अगर आप देखें तो उनके यहाँ जो शिक्षा है वो केंद्र है, समाज के निर्माण का केंद्र है, सेंट्रल फोकस पॉइंट है समाज के निर्माण का। शिक्षा के बिना समाज को बदला नहीं जा सकता था। बाबा साहब नहीं बन पाते शिक्षा अगर उन्होंने प्राप्त नहीं किया होता। ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा पैगाम है हमारे लिए। शिक्षा प्राप्त करके तमाम ऐसे रुकावटों के बावजूद, प्रताड़ना के बावजूद बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त किया, तभी वो बाबा साहब अम्बेडकर बन पाए, तभी वो हमारे लिए एक रहबर बन पाए, एक मशाल बन पाए कि उन्होंने हमें इतना बेहतर संविधान हमें दिया। रात दिन कोशिशें हो रही हैं कि हमारी एकता को तोड़ा जाए। बाबा साहब इसको हम समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन और नेक्स्ट यूनिटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, एकता को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, यूनिटी को इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। कहा कि शिक्षा प्राप्त करो, यूनाइट रहो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, लड़ो, एजिटेट करो उसके लिए। ये उनका मंत्र था। बाबा साहब को इस बात का एहसास था कि हमने एक आदर्श संविधान तो बना दिया, लेकिन ये समाज, इस समाज में जो मानसिकता है लोगों की, क्या उस आदर्श संविधान पर अमल दरामद भी होने देंगे, कार्यान्वित भी होने देंगे लोग? उनको इस बात का एहसास था, चिंता थी उनको। उन्होंने संविधान सभा के आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949 को उन्होंने 26 नवंबर 1949 को उन्होंने समर्पित किया था, संविधान सौंपा था, देश को समर्पित किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन को सबमिट किया था। उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को उन्होंने अपने आखिरी भाषण में, संविधान सभा के आखिरी भाषण में, इस बात का शुभा उन्होंने जाहिर किया था। कहा था कि संविधान हम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना लें, लेकिन उस पर अमल करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो बेहतर से बेहतर संविधान भी एक बुरा संविधान साबित होगा। उनको ये शक था, उनको ये शुभा था, उन्होंने इसका इजहार किया था और चेतावनी दी थी इस देश के नागरिकों को कि अपने अधिकारों को लेकर सजग रहना, वरना इस संविधान को सिर्फ एक दस्तावेज बना करके रख देंगे, सिर्फ एक किताब के पन्नों में बंद रहेगा ये संविधान। बाबा साहब ने संविधान किताब के पन्नों में बंद रखने के लिए नहीं बनाया था, उस पर अमल दरामद करने के लिए उसे बनाया था उन्होंने। और पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडरों को, देश के नागरिकों को
ये एक तरह से उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि बेहतर संविधान तो हमने बना लिया, लेकिन जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का बुनियादी मकसद था कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए जो समानता का लक्ष्य है, इंसाफ का लक्ष्य है। आप देखिए आज भी हमें सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है। क्यों? एक सभ्य समाज में तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। न्याय क्या कोई बुरी चीज है? न्याय का हक मांगना क्या कोई मांगना ही कोई अपराध है क्या? हम न्याय मांगते हैं, सामाजिक न्याय हम मांगते हैं, ये कोई अपराध है क्या? हमारी मांग है कि जो जातीय जनगणना है उसको सुनिश्चित किया जाए। जनगणना जो होने वाला है उसमें हमारी मांग है कि जाति आधारित भी जनगणना भी हो, उसमें कॉलम हो। आप देखेंगे कि जो उसके लिए जो बनाए गए हैं, जो उसकी पृष्ठभूमि बनाई गई है उसमें जाति का कॉलम नहीं है। यानी वो डरते हैं कि अगर ये आंकड़े, वो आंकड़ों से डरते हैं, आंकड़ों से डरती है सरकार, बहुत आंकड़े नहीं देना चाहती है। और अगर कोई आंकड़ा देती भी है तो एक फोर्स्ड आंकड़ा होता है, काल्पनिक आंकड़ा वो देते हैं। आंकड़ों से डरते हैं ये, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर जातिगत जनगणना हुआ तो रिजर्वेशन की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने की मांग आगे उठेगी। हमारी आबादी जितनी है हमारी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। हम किसी और का हक नहीं मारना चाहते, हम अपना हक चाहते हैं। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले। 10% की जो आबादी है उन 10% को भी उनका हक मिले, बल्कि वो तो उन्होंने 10% एक्स्ट्रा सुनिश्चित कर लिया, ईडब्ल्यूएस के नाम पर उसको सुनिश्चित कर लिया उन्होंने, और बाकी 90% को भी अपने अपने चंगुल में रखना चाहते हैं, उसमें भी किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि यही होता आया है। इसी तरह की मानसिकता इस देश में बरकरार रही है। ऐसी स्थिति में आज भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने बाबा साहब को एक तरह से वी फेल्ड बाबा साहब नहीं फेल हुए, हम फेल हुए, हमने फेल कर दिया, हमने नाकाम कर दिया उनके सपनों को, उनकी कल्पना को, जिस देश और जिस राष्ट्र और जिस व्यवस्था की कल्पना उन्होंने की थी, हमने उसको एक तरह साकार होने से रोक दिया। यह हमारी जिम्मेदारी है, 85% आबादी की जिम्मेदारी है कि उस सपने को साकार करें। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को 100% लागू कराएं, उस स्पिरिट को लागू कराएं, उसकी जो आत्मा है उसको मरने से रोकें। ये बाबा साहब को सबसे बड़ा जो उनके लिए हमारी तरफ से जो श्रद्धांजलि हो सकती है उनके लिए, उनकी याद में, क्योंकि ये दिन सिर्फ बाबा साहब को याद करने का दिन नहीं है, ये उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, सिर्फ उनको याद करने का दिन नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में बाबा साहब को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके जो व्यक्तित्व था, उससे संबंधित जो विचार थे, जो उनका संघर्ष था, जो उनका संकल्प था, उसको भी याद करने का दिन है और उसको अमली जामा पहनाने का दिन है, उसके लिए संघर्ष करने का दिन है। मैं समझता हूँ ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।